आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन जी, जन्मदिन की आपको शत शत शुभकामनाएं। दरअसल ये वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे थोड़ा सा समय लगा सर, क्योंकि मैं एक कल कुछ काम में व्यस्त था। हालांकि दिमाग के पीछे ये चल ही रहा था मेरे कि किसी तरह ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपके समक्ष पहुंच जाऊं सर। बात ये है सर कि ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं कि इसके ज़रिए मैं आपको बताऊं कि आपका कितना बड़ा फ़ैन हूं मैं। और ये बताने वाली बात तो रही ही नहीं सर कि कोई आपका कितना बड़ा फ़ैन है। दुनिया का, देश का हर एक इंसान, उसके दिल के पत्थर पे ये बात सफ़ेद स्याही की तरह रंग चुकी है कि वो आपका बहुत बहुत बड़ा फ़ैन है। दरअसल सर मैं भी कलाकार हूँ, इन दिनों एक्टिंग के ऑडिशंस दे रहा हूँ। मेरे पिताजी आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, पुलिस की नौकरी करते हैं। अब जब मैं 7 या 8 साल का रहा था सर, ये दौर था लगभग 1997-98 का। तब मेरे पिताजी मुझे आपकी फिल्में बहुत दिखाया करते। और हालांकि उम्र 7 या 8 साल थी मेरी, तब जाहिर सी बात है सर, झुकाव तो मेरा कार्टून की तरफ ही रहता था। लेकिन जब मेरे पिताजी ये देखते कि कार्टून नेटवर्क मैंने 1 घंटा हो गया और उसके ऊपर देख ही रहा हूँ, तब वो आते गुस्से में और टीवी बंद करते। लेकिन उसके बजाय क्या करते सर, आपके फिल्मों की सीडी डीवीडी प्लेयर में चलाते और मुझे बिठाते और बोलते कि ये देख। मैं भी विद्रोह नहीं कर सकता था सर, क्योंकि पुलिस थे, उनका चेहरा ही वैसा था, डर था। तो दिल पे पत्थर रख के आपकी फिल्में मैं देखा करता और उसी वक्त मन ही मन ये सोचा करता, ये मैं कोसता एक्चुअली कि मेरे पिताजी उनकी अपनी पसंद मुझ पर लादने की, थोपने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्यों मुझे कार्टून नेटवर्क नहीं देखने दे रहे हैं। दरअसल वो ये चाहते थे सर कि आपके फिल्मों के ज़रिए मैं अच्छी चीज़ें क्या हैं, बुरी चीज़ें क्या होती हैं, ये सीखूं, ये देखूं। और ये सिलसिला चलता गया सर, और इसी कारण हिंदी फिल्में देखने की रुचि मेरी बढ़ती गई। उस वक्त शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और सलमान खान साहब का दौर आ चुका था सर। लेकिन पिताजी द्वारा दिखाए गए केवल आपकी फिल्मों की वजह से मैंने ये मान लिया था कि हर हिंदी फिल्म में अमिताभ बच्चन होता ही है। हम माफ़ कीजिए सर, मैंने आपको अमिताभ बच्चन होता ही हैं ऐसा करके संबोधित किया। लेकिन क्या करें सर, वो भी बचपन था। जब आपकी फिल्में देखता था, आपकी फाइटिंग देखता था, तो हम लोग यही कहते थे यार अमिताभ बच्चन क्या फाइटिंग करता है। ठीक उसी तरह जैसे हम सचिन तेंदुलकर साहब को आज देखते हैं मैदान में उतरते हुए और कहते हैं यार सचिन आ गया, आपला सचिन, सचिन आला रे, सचिन ने सेंचुरी मारी क्या रे, ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसे विधान करते रहते हैं सर। इस तरह की भाषा शैली हमको ये एहसास कराती है कि हम आपके बहुत बहुत करीब हैं। दरअसल जब हम किसी थिएटर ग्रुप में होते हैं ना सर, या किसी फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखते हैं, तब हम लोगों को एक्टिंग की, एक्टर की अलग अलग परिभाषाएं बताई जाती हैं। कोई ये कहता है कि एक्टर इज़ एन एंटरटेनर, कोई ये कहता है कि एक्टर वो होता है जिनके करोड़ों लाखों फैंस होते हैं, कोई ये तक कहता है सर कि एक्टर कुछ नहीं होता, बस वो लड़कियां घुमाता है, करोड़ों कमाता है, पंचतारांकित होटल में खाता है, पीता है, बस, इसके ऊपर नहीं। लेकिन जहाँ मैंने 4 साल तक थिएटर किया सर, वहाँ मेरे डायरेक्टर या मेरे गुरुजी, उन्होंने मुझे शायद एक्टिंग की सही परिभाषा बताई। वो ये कहते हैं सर कि एक्टर समाज का प्रतिबिंब होते हुए उसी समाज का अभिन्न अंग है। हालांकि कलाकारी के क्षेत्र में मैं नया होने की वजह से मुझे ये बात समझ में नहीं आती, या मेरे समझ के ऊपर से जाती है सर। लेकिन जैसे जैसे वक्त निकलता गया, मैं कई नाटक करता गया, तब मुझे उस परिभाषा का मतलब मालूम होता गया। और उसी वक्त थिएटर के दिनों में मैंने देश के प्रख्यात अभिनेता, नाटककार डॉक्टर श्रीराम लागू, जिनके साथ आपने सर मुकद्दर का सिकंदर में भी काम किया है, उनकी जीवनी, उसका नाम है लमाण, जो मराठी में लिखी हुई है, वो मैंने पढ़ी सर। पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि
लमाण का मतलब है बोझ ढोने वाला। एक एक्टर कुछ नहीं होता, केवल लमाण होता है। आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन जी, आपने 7 हिंदुस्तानी से लेकर गुलाबो सिताबो तक या आज केबीसी तक जितना बोझ हमारे लिए ढोया है सर, उसका हिसाब किताब करना, उसका कर्जा चुकाना, ये हमारे लिए कतई मुमकिन नहीं है, किस्तों में भी नहीं, कम से कम इस जीवन में तो मेरे लिए नहीं सर। आपकी फिल्में देख के ही हम बड़े हुए हैं सर। हमारे लिए आपने कूली फिल्म में जो चोट खाई और उसका दर्द, उसका खामियाजा आज भी आपको भुगतना पड़ रहा है, उस बात के लिए मैं सभी की ओर से तहे दिल से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सर। आदरणीय सर, आप सदाबहार रहे, खुश रहे, सेहतमंद रहे, ऊंची ऊंची ऊंचाइयों तक जाए सर। बस मैं यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। इस रिकॉर्डिंग का समापन करने से पहले सर मैं अवश्य आदरणीय हरिवंश राय बच्चन जी की कविता सुनाता, लेकिन आज देश के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर उनकी कविता होती ही है, कम से कम उसने सुनी तो होती है सर। तो इसलिए मैंने आज अपने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को चुना। उनकी एक कविता है, मंजिल अभी दूर नहीं है। मैं वो कुछ लाइनें पेश करता हूँ सर आपके लिए। वो प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। अपनी हड्डी की मशाल से हृदय चीरते तम का, सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिश निर्मल का। एक खेय है शेष, एक खेय है शेष, किसी विध उसे पार कर जाओ। वो देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। आकर इतना पास फिरे वो सच्चा शूर नहीं है, आकर इतना पास फिरे वो सच्चा शूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। अंतिम पद है, दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा। लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया, जिस मिट्टी ने लहू पिया, वो फूल खिलाएगी ही। अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक कर ले जांच, और अधिक कर ले जांच, देवता इतना क्रूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। आदरणीय सर, एक बार फिर से आपको जन्मदिन की कोटि कोटि शुभकामनाएं। नमस्कार।